नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस जीएस की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आप अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। अगर आप उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं या आपने अगर कर लिया है तो 3 बातें एकदम अपने मस्तिष्क में बैठा के रखिए तो सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। अगर ये 3 बातें याद रखते हैं और रेगुलर उसका पालन करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जिससे आप सफल होंगे? तो निश्चित सफलता के मूल मंत्र की बात करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी चीजें हैं? तो उसमें पहली चीज है आपकी रुचि, दूसरी चीज है उसमें आपकी वो है आपका अभ्यास, और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निरंतरता। निरंतरता आज से शुरू करिए, रुचि लाना है अपने उद्देश्य के प्रति। अगर आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं हुआ है तो उद्देश्य को बना लीजिए और उद्देश्य वैसा होना चाहिए जो आपके रुचि के अनुरूप हो। अगर उद्देश्य में रुचि नहीं है तो आप जरूर है कि उसका अभ्यास सही से नहीं कर पाएंगे और उसमें आप निरंतरता आपकी देखी नहीं जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम सफल हों तो सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको एक लक्ष्य यानी उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ेगा, और वो भी लक्ष्य कैसा? रुचिपूर्ण होना चाहिए। और जब रुचि हो जाएगी तो आपको अभ्यास करना शुरू कर देना है। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो चाहे जितना बड़ा लक्ष्य बना लीजिए, चाहे जितने संसाधन अपने पास एकत्रित कर लीजिए, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। अर्थात सफलता के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका अभ्यास। और फिर अभ्यास करेंगे तो 1 या 2 दिन नहीं करना है, आपको कब तक अभ्यास करना है? अर्थात कि जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, अर्थात कंटिन्यू लगे रहना है। कब तक? लक्ष्य प्राप्त जब तक न हो। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधतम, अर्थात उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए हम लोग आज का जो सेशन है वो है भूगोल। तो हम लोग आज भूगोल की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। भूगोल इतना उपयोगी है आपके लिए कि आपके जीवन में तो उपयोगी है ही, साथ में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं। तो यहां देखा जाए तो जो भूगोल विषय है, इस भूगोल को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक हमारा होगा विश्व का भूगोल जिसको कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा है हमारा भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल अगर देखा जाए तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर प्रश्न आते हैं तो 45 से 50% जो प्रश्न होंगे वो विश्व के भूगोल से होंगे, और साथ में जो भारत का भूगोल होगा वो 50 से 55% प्रश्न आपके भारत के भूगोल से होंगे। यहाँ पे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल का अर्थ यह है कि केवल भूगोल से प्रश्नों की बात की जा रही है कि अगर भूगोल के अगर 10 प्रश्न आते हैं तो इसमें से आपके कम से कम 4 या 3 से लेकर 5 प्रश्न आपके आ सकते हैं विश्व के भूगोल से, तो वहीं आप 5 से 6 प्रश्न पा सकते हैं भारत के भूगोल से। यानी कि भारत के भूगोल से प्रश्नों के आने की जो मात्रा है वो अधिक होती है। तो जो भारत का भूगोल है इसको भी हम लोग एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए हुए हैं और उसके अंतर्गत हम लोग उन चीजों का अध्ययन करेंगे। कैसे? अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो यहां पे सिलेबस है। तो कौन कौन से? तो हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की वो करेंगे भारत का भौतिक भूगोल, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहां पे देखा जाए कि भारत का भूगोल के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल होगा उसमें सबसे पहले हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास, यानी कि भारत के जो स्वरूप बने हुए हैं, पहले जो आज जैसा भारत को आप देख रहे हैं,
क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा भारत नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग इसका कैसे भूगर्भिक इतिहास हुआ या कैसे ये भारत का निर्माण हुआ है उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो इसका स्थिति और विस्तार, यानी कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में, ग्लोब पर कहाँ पे है और इसका विस्तार कैसे है, हम लोग जब इसको सीख लेंगे तो इसकी भूगर्भिक संरचना और भूआकृतिक प्रदेशों की बात करेंगे, और फिर भारत की जलवायु और साथ में भारत की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, वे कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसका क्या उपयोग है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो बिंदु होगा वो होगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसी भी देश राष्ट्र के लिए अपवाह तंत्र एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल की उपलब्धता तो करता ही करता है पीने के लिए, साथ में वहां के आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए भी यह अपवाह तंत्र उपयोगी माना जाता है। उसमें हम लोग अंतर्गत पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत भारत की नदियां जानते ही हैं। जो भारत होता है हमारा, उसमें दो क्षेत्र हैं नदियों का, एक तो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय की नदियां, और एक प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात हम लोग करेंगे। अर्थात भारत में भारत की जो नदी तंत्र होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और एक है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसके बाद नदियों का संसाधन के रूप में उपयोग। नदियां कैसे हमारे लिए संसाधन के रूप में हैं, क्या उनका उपयोग है, केवल सिंचाई के लिए उपयोग है कि उद्योगों के लिए भी इनका उपयोग है नदियों का जल का, कि यहाँ पे कुछ बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों का क्या उपयोग है, किस नदी पे कौन सा बांध है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम नदियों का संसाधन के रूप में उपयोग सीखेंगे। इसके बाद प्रमुख जल प्रपात, प्रमुख जल नीति। आइए देखते हैं इसके बाद अगले बिंदु को। अगला है हम लोगों का प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो जो प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान है, हम लोग सीखेंगे उसका वर्गीकरण, सामाजिक व राष्ट्रीय उपयोगिता और उद्योगों का अध्ययन। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उद्योग हैं वो कैसे प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार के ऊपर निर्भर हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का जो बिंदु होगा वो होगा संसाधन, जो रिसोर्स होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग उनका वर्गीकरण सीखेंगे। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, और ऊर्जा संसाधन ये कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन कहाँ हैं और उनका क्या उपयोग है। खनिज संसाधनों के आधार पर ही उद्योगों का निर्माण, या ये कहें कि उद्योग जो हैं वो लगाए जाते हैं। जहाँ पे खनिज संसाधन अधिक पाए जाएंगे वहाँ पे अगर उद्योगों का निर्माण करते हैं तो उस पर जो व्यय होता है वो कम होता है, या ये कहें कि परिवहन व्यय वहाँ पे कम होगा, उद्योग वहाँ पे ज़्यादा विकसित होंगे, सही से पलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे और कौन कौन से संसाधन कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे कृषि देखेंगे, कृषि के अंतर्गत देखा जाएगा कि कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए क्या हम सुधार करेंगे, और जो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां हैं जिससे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, तो वहाँ पे जैसे मधुमक्खी पालन है, रेशम उत्पादन है, मत्स्य पालन है, और भी चीजें जो है आती हैं उनका भी अध्ययन हम लोग कृषि के अंतर्गत करेंगे। आइए अगले बिंदु को देखें। तो उद्योग, इसके अंतर्गत हम उद्योग का अध्ययन करेंगे कि उद्योगों का भारत में कहाँ कहाँ विकास हो गया है, औद्योगिक नीति कौन कौन सी आई हैं, और उन औद्योगिक समस्याओं को हल कैसे किया जाए। अर्थात यहाँ पे हम औद्योगिक समस्याओं को भी देखेंगे और उनका क्या हल होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, और साथ में जो भारत में प्रमुख उद्योग हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। साथ में उसके बाद परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन, संचार और व्यापार जो होते हैं ये किसी राष्ट्र के लिए कहा जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना किसी राष्ट्र का विकास करना आज वर्तमान में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे परिवहन, संचार और व्यापार की बात हम लोग करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक विन्यास और फिर जो करंट के समसामयिक मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हम लोगों ने संक्षेप में ये सीखने का प्रयास किया कि भूगोल के अंतर्गत आखिर हम लोग क्या पढ़ेंगे।